मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमने चेंज किया और रिएक्शन उस चेंज का अपोज करने के चक्कर में इतनी मेहनत कर ले कि जो पहले था वैसे का वैसे ही रिएक्शन कर ले, ये संभव नहीं है। आकाश अभी से नींद आने लगी, बेटा पानी पी लो। है, अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। तो ऐसे केस में अगर मैं PCl5 की सांद्रता को कम करूंगा तो रिएक्शन PCl5 की सांद्रता को बढ़ाने के लिए किस तरफ शिफ्ट होना पसंद करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पसंद करेगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। पहले बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और ASL के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो इक्विलिब्रियम के सवाल सारे बन गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी उम्मीद करता हूँ, है ना। अब आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम की जान माना जाता है, और यहाँ से जब सवाल आता है तो 100% कंसेप्चुअल आता है। और जब भी यहाँ से सवाल आया है, अगर आप आज की क्लास में एकदम फोकस के साथ पढ़ेंगे तो ही आपसे सही होगा। अदरवाइज इतने कंसेप्ट हैं कि बहुत उम्मीद है कि ये सवाल आप गलत ही करके आओगे। तो इसलिए आज की क्लास में फोकस बना के रखना, क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे, और जो टॉपिक दिखने में जितना आसान लगता है उसके सवाल उतने ही मुश्किल भी हो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कुछ ऐसा ही टॉपिक एक्चुअल में है। तो हेडिंग लगाएं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हिंदी में इसको ले शातलीय नियम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ले शातलीय नियम। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल का बेसिक्स क्या है, पहले उस पर आते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम के ऊपर जाकर के आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, मतलब कहीं भी इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, एक रिएक्शन हो रही है, R से P बन रहा है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, साम्यावस्था आ चुकी है। अब आपके मन में आया कि मैं जाकर के साम्यावस्था को छेड़ूं, डिस्टर्ब करूं, तो रिएक्शन आपके छेड़ने का अपोज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम वो कहते हैं ना कि फिजिक्स में जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, कुछ कुछ वैसा ही, कि हम अगर एक इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन ये चाहेगी कि उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब ना हो, और कैसे भी करके वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को बचा ले। बस वही होता है ले शातलीय नियम से संबंधित, कि रिएक्शन के अंदर जब भी हम छेड़छाड़ करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां उसका वो क्या कर सके, अपोज कर सके। तो इसकी एक बेसिक सी लैंग्वेज है, वो बेसिक सी लैंग्वेज लिखते हैं। इसमें अपन किस किस का इफेक्ट देखेंगे? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लिख लो। 4 चीज़ों का इफेक्ट देखेंगे। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आप सांद्रता परिवर्तित करो, है ना। सांद्रता का प्रभाव चेक करेंगे। सेकंड, हम ये चेक करेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्या आ रहा है। प्रेशर मतलब दाब। फिर हम चेक करेंगे बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आ रहा है। टेम्परेचर मतलब तापमान। ऊपर नीचे हो सकता है नंबर, जैसे प्रेशर के बाद में वॉल्यूम पढ़ लेंगे ऐसे। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इन 4 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोटे मोटे तौर पे क्या है? यदि साम्यावस्था पर इन सब में बदलाव किया जाएगा, यदि साम्यावस्था पर इन सब में बदलाव किया जाएगा, तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी। तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी उस दिशा में अग्रसर होगी जहां इस बदलाव का विरोध किया जा सके। जहां
इस बदलाव का विरोध किया जा सके, जहां इस बदलाव का विरोध किया जा सके, बदलाव का विरोध किया जा सके, ऐसे, है ना। हालांकि आपकी डेफिनेशन मुझे पता है किसी काम की नहीं है, मैं लिखवाता भी नहीं हूँ जनरली, बट जब जरूरत होती है तो लिखवाना पड़ता है। बदलाव का विरोध, बस इस लाइन का ध्यान रखना है। मतलब ये वो नादान बच्चा है जो हमेशा वो करेगा जिसके लिए पेरेंट्स मना करेंगे, ऐसा मान सकते हो आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वो है जो मैं अब लिख रहा हूं। हालांकि यहां से कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, जहां जहां स्टार बनाऊंगा ना वहां वहां पे कंसेप्ट स्टार्ट होता है। आकाश अभी से नींद आने लगी, बेटा पानी पी लो, है अभी तो 5 मिनट ही हुए हैं। ले शातली एक बंदे का नाम है, उसकी आत्मा सताएगी तुम्हें, क्या मतलब। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं है, हालांकि विरोध करने का मतलब ये नहीं है, विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया के पैरामीटर पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुमने चेंज किया और रिएक्शन उस चेंज का अपोज करने के चक्कर में इतनी मेहनत कर ले कि जो पहले था वैसे का वैसे ही रिएक्शन कर ले, ये संभव नहीं है। जैसे मान लो आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश जरूर करेगी, पर ऐसा नहीं है कि जितनी पहले थी उतनी ही कर देगी, कम नहीं कर पाएगी पूरी तरह से। जो पहले की स्थिति थी वो डिस्टर्ब हो चुकी होगी, ये मान के चलना। तो हालांकि विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि अभिक्रिया के पैरामीटर पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे, पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट नोट इट डाउन। ओके डन, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। अब सबसे पहले देखो फर्स्ट इफेक्ट, सांद्रता का प्रभाव, हेडिंग लगाएंगे। सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समझे, रेडी, ध्यान दो। मान लो एक रिएक्शन है बेटा, समझना थोड़ी देर, लिखना मतलब। PCl5 से बन रहा है PCl3 और Cl2। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है ना, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। सर पीएच एंड आयनिक मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा दीजिएगा। पीएच वीएच आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में पीएच का कोई रोल नहीं है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में है, वो अलग चैप्टर है। ओके चलो, PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मान लो इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम का K क्या होगा, Kc क्या होगा इक्विलिब्रियम का, PCl3 Cl2 PCl5, यही होगा ना।
ठीक है, मैंने PCl3 की PCl5 की सांद्रता को बढ़ाया। लॉजिकली सोचना, अगर आप PCl5 की सांद्रता को बढ़ाते हो तो क्या होगा बेटा? PCl5 की सांद्रता को बढ़ाने से अब जो रिएक्शन क्वोशेंट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे आएगा? रिएक्शन क्वोशेंट होगा PCl5 Cl2 PCl3 Cl2 PCl5। रिएक्शन क्वोशेंट के साथ में क्या होगा बेटा, सोचो सर। रिएक्शन क्वोशेंट के साथ में ये होगा कि PCl5 को आप बढ़ा रहे हो, तो PCl5 के बढ़ने से अब Q क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में Q की वैल्यू कम आएगी Kc से। इक्विलिब्रियम के ऊपर K की अपनी एक वैल्यू थी, आपने इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ करी, छेड़छाड़ करते क्या हो गया? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए Q कैलकुलेट करते हैं। जब हमने Q कैलकुलेट किया तो हमने ये देखा कि जैसे आपने PCl5 को बढ़ाया तो Q के मान में तो कमी आ जाएगी। अब Q के मान में बेटा अगर कमी आ जाती है, इसका मतलब Q K से कम हो जाएगा, और Q K से कम होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है? अब Q को K के बराबर होना है, तो Q को K के बराबर होने के लिए रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए? फॉरवर्ड जानी चाहिए। तो ऐसे केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब अग्र दिशा में जाएगी। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि हमने PCl5 को बढ़ाया है, तो रिएक्शन क्या करना चाहेगी? PCl5 जो आपने बढ़ाया है उसको कम करना चाहेगी। उसको कम करने के लिए रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए? अगर रिएक्शन आगे जाती है तो PCl5 खत्म होगा, PCl3 Cl2 बनेगा। अगर रिएक्शन पीछे आती है तो PCl5 और बनेगा। तो क्योंकि रिएक्शन को आपका अपोज करना है तो वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन को लेकर के जाएगी जहां PCl5 खत्म हो रहा हो, और PCl5 किस डायरेक्शन में खत्म हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। आप कैसे भी समझ लो, रिएक्शन क्वेश्चन से समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक। और इसका उल्टा करते हैं, ये रिएक्टेंट भी अपने आप में, तो रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रिएक्टेंट को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिएक्टेंट को कम करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब इसका उल्टा भी सही है, अगर रिएक्टेंट को कम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? PCl5 कम हो जाएगा, PCl5 कम होगा तो Q बढ़ जाएगा। Q अगर Kc से बढ़ा हुआ है, इसका मतलब Q को कम करके Kc के बराबर करना है। Q को कम कब कर सकते हैं? Q कम कब होगा? देखो, Q को बढ़ाना है तो ऊपर वाली चीज़ बढ़ा दो, फॉरवर्ड भेज दो रिएक्शन, और Q को कम करना है तो ऊपर वाली चीज़ कम कर दो, रिएक्शन को बैकवर्ड भेज दो। जो इक्विलिब्रियम में लगातार मेहनत कर रहा है, जो रिवीजन करके आ रहा है, उसको मेरी एक एक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, पक्का? लिख लो, नोट कर लो, नोट कर लो। और अंत में क्या होगा बेटा? अंत में क्या होगा? अंत में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो PCl5 की पहले वाली स्थिति थी, PCl5 की पहले जो सांद्रता थी उससे बड़ी भी सांद्रता मिलेगी आपको, सॉरी PCl3 की, और Cl2 की भी आपको बड़ी भी सांद्रता मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है। ऐसा है, जस्ट नोट इट डाउन। फिर एक न्यूमेरिकल देता हूँ, उस न्यूमेरिकल को करना।
अगर आप सवाल ट्राई नहीं कर रहे हो ना तो मैं आप ही को देख रहा हूँ। बेटर ये है कि ट्राई करना शुरू कर दो। क्योंकि हमने पूरे साल वो नहीं किया तभी तो हमें दिक्कत हुई। अभी भी नहीं करेंगे तो और दिक्कत होगी। थोड़े बहुत हाथ पांव चलाओ, होगा नहीं होगा वो। अच्छा सवाल दिया होगा ऑब्वियस सी बात है, मैंने तो। इतना आसान भी नहीं हो सकता, बट ठीक है। कम से कम एक पार्ट तो कर पाओगे, उतना ही बहुत है जीवन में तुम्हारे लिए। आगे मैं सिखा दूंगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। बहुत बहुत मेहरबानी इतना करने के लिए। इधर देखिए अब। ए कितना दे रखा है आपको। अब आप इसके लिए के सी लिखोगे या के इक्विलिब्रियम लिखोगे, तो के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे, सारे गैस है ना, तो सी डी डिवाइड बाई ए बी। चलिए अब देखते हैं सी कितना है बेटा। सर सी है 8 2। ओके। और डी कितना है 8। ओके। तो 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 1 आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। किसी बच्चे से सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ? एनीवन हियर? ओके, लेट्स सी क्या किया है विवेक, बोलो। मतलब टोटल मोल से कुछ कम होंगे बी और सी के, हम्म तो ए बी कुछ और बन जाएंगे। हम्म तो लेकिन अगर और जो रिएक्शन का केसी होगा वो वन ही होगा। तो बस उसके बाद तो हो जाएगा सवाल। ठीक है। लेकिन सर दिक्कत है क्या दिक्कत है? इसमें, जब हल करते हैं ना, हम्म तो सी के मोल तो दो हैं लेकिन खत्म हो रहे हैं 2.6 मोल। है बावड़ा, रुक जा अभी। चलो मैं करके बताता हूँ। देखो इधर, म्यूट कर लो खुद को। ऐसा होता है कभी। ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करना है, शुरुआत करते हैं। ये है आपके पास 4, ये है 4, ये है 2, ये है 8। ध्यान से देखना बेटा सब लोग। अब अगर हम, ये टाइम बराबर जीरो पे था है ना, ये इक्विलिब्रियम पे था, टाइम बराबर जीरो पे नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे था। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका था तब ये स्थिति थी। हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, भयंकर डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब किया इक्विलिब्रियम को? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हमने डी के 18 मोल जोड़ दिए। तो यहाँ पे डी के 18 मोल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18। ये काम हमने कर दिया। जैसे ये काम करेंगे कितना आ गया, 26 मोल हो गए डी के। अब एक बात का जवाब दो कि अगर तुम डी के मोल बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, डी के मोल कम करना चाहेगी। डी के मोल कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, आगे या पीछे? तुम्हारे पास भी हाथ है, डायरेक्शन बता सकते हो तुम। ऐसे जाएगी, है ना। तो अगर रिएक्शन ऐसे जाएगी, सही है ना। हर्ष को बड़ी हंसी आती है क्लास में, मस्त एकदम। तो 26 मोल है, 26 मोल में से एक्स गया। खुश रहना चाहिए वैसे, अच्छी बात है। 26 में से एक्स गया। अब देखो ये कंज्यूम होगा तो ये भी कंज्यूम होगा। अगर ये एक्स खत्म होगा तो ये भी एक्स खत्म होगा, 2 माइनस एक्स। ये एक्स बन जाएगा 4 प्लस एक्स, ये एक्स बन जाएगा 4 प्लस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करें तो नया वाला के कैसे लिख सकते हैं? सर नया वाला के क्या होता है, नया वाला के थोड़ी आएगा, के तो वही रहेगा जो पहले आया था, वही के रहेगा। तो के वही रहेगा 1। सी कितना हो गया, 26 माइनस एक्स। ये कितना हो गया, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय वो कितना हो गया, 4 प्लस एक्स। 4 प्लस एक्स। अब इसको ढंग से सॉल्व करो, एक्स का मान कितना आ रहा है। सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ एक्स फटाफट। अब देखना विवेक का आंसर सही हो गया होगा। हाँ हाँ
गलती हो गई थोड़ी, 1.4 आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है? 1.4। अभी भी गलती हो रही है, वापस कर। एक्स की वैल्यू फिर से चेक करो एक बार। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही इसके अंदर, सिंपल सॉल्व होगा ये, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, दैट्स इट, इतना ही काम करना है। अमन का आंसर आया दिखता है। हाँ अमन बताओ कितना आया बेटा? आवाज़ नहीं आ रही आपकी, तेज बोलो थोड़ा सा। अच्छा लाइब्रेरी में हो क्या आप? ठीक है ठीक है। अब दिखाओ। 1.25 प्रभु, वापस चेक करो। कहीं इसका आंसर 1 तो नहीं आ रहा है? धीरज 1 आ रहा है क्या? वेरी गुड। देखें विवेक 1 आ रहा है 2 आ रहा है? 1.2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 आ गया, अरे वाह क्या बात है। 26 लिख दिया। कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझसे भी हो जाता है कभी कभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको ढंग से एक बार चेक कर लेता वापस, नोट कर लो। 3 बार यही गलत हुआ। इसलिए केमिस्ट्री में 8 नेगेटिव है तुम्हारे। अरे ये केमिस्ट्री का, ये साइंस का फीमेल पार्ट है केमिस्ट्री को, ऐसे ही डिवाइन नहीं बोलते। फीमेल का मतलब क्या होता है? डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या होता है? दैवीय। इतना आसान थोड़ी होता है, नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं तब थोड़ा बहुत हम माता को मना पाते हैं। ये पूरी फेमिनाइन पार्ट है बेटा, इसको इतना हल्के मत लो। एक संपूर्ण भक्ति भाव से पढ़ोगे केमिस्ट्री तो होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है चलिए साहब, x बराबर 1 आ गया, अब तो कर लेंगे मालिक सब लोग। तो यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी हो गई? 25 हो गई। इसकी सांद्रता कितनी हो गई? 1 हो गई, जो 2.2 आ रही थी किसी किसी की। इसकी सांद्रता 5 हो गई और इसकी सांद्रता भी 5 हो गई। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही था ना, कि जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बेटा, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते ही क्या होता है? रिएक्शन अपने हिसाब से आगे पीछे भागती है। पर इक्विलिब्रियम वापस से जब आता है तो वो पुरानी स्थिति नहीं रहती है। जब पहले इक्विलिब्रियम था तो ए की सांद्रता कितनी थी? 4। अब जब वापस इक्विलिब्रियम आया तो ए की सांद्रता कितनी है? 5। इक्विलिब्रियम तो आ गया, के का मान तो वापस से 1 हो गया। जब आपने 18 मोल ऐड किए होंगे डी के, तो क्वोशंट आया होगा, क्यू आया होगा। इस समय जो क्यू आया होगा वो क्या था? सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। जब आपने डी को बढ़ाया तो क्यू बढ़ गया था, क्यू के से ज़्यादा आ गया था, तो क्यू को हमें कम करना था। क्यू को कम करने के चक्कर में क्या होगा? सी प्लस डी को कम करना होगा। सी प्लस डी को कम करने के चक्कर में रिएक्शन पीछे भागेगी। सब लॉजिकल है। हाँ रिएक्शन वापस पीछे भागी, वापस एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट होने के बाद वापस से के की वैल्यू 1 हो गई। पर ए बी सी और डी की सांद्रताएं जो आपकी इक्विलिब्रियम से पहले थी, नए वाले इक्विलिब्रियम में वही सांद्रताएं हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे सांद्रताएं अलग हो चुकी हैं। इसकी 5 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है और इसकी 25 है, जो कि पहले कुछ और थी। ये मैं समझाना चाह रहा था। तो ये जो मैंने स्टार बना के पॉइंट लिखा था ना, इस पॉइंट का मतलब ये था। तो हो सकता है JEE एडवांस के अंदर आपसे पूछ लें कोई असर्शन रीजन में ऐसा सवाल, है ना? तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का फील होना चाहिए कि एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या था, कौन सी चीज़ बराबर होती है, कौन सी नहीं होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो पुट ऑन द हेडिंग ग्राफ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको एनसीईआरटी ने बहुत सुंदरता से दिखाया हुआ है, और एनसीईआरटी जो भी काम सुंदरता से करती है वो दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो जेई के लिए और एक नीट के लिए। तो एनसीईआरटी की सुंदरता पे ध्यान दें और टॉपिक को समझें। इस तरफ आपका प्रेशर कंसंट्रेशन ले लो, इस तरफ कंसंट्रेशन ले लो, ठीक है, और इस तरफ रिएक्शन में हम चेंजेस करेंगे वो ले लेते हैं। तो इस तरफ ले लेते हैं कंसंट्रेशन, इस तरफ ले लो सांद्रता, और यहाँ हम जो भी चेंज करेंगे वो लिखते रहेंगे। अभी ग्राफ मत बनाना, पहले समझ लो फिर आराम से बना लेना। PCl5 टूट रहा है दो लोगों में, PCl3 में और Cl2 में। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। मान लेते हैं इन तीनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ सांद्रता है। PCl5 की सांद्रता ये है, Cl2 की सांद्रता ये है, PCl3 की सांद्रता ये है, जैसा आपको ठीक लगता है। सब मैं कैसे मान लूँ यही सांद्रताएं होती हैं? मेरे हिसाब से तो ये सांद्रता है कि PCl5 ऊपर है, PCl3 नीचे है, मेरे हिसाब से तो ये है सर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सवाल में जो दे रखी है उसके हिसाब से देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम पे तीनों की सांद्रताएं बराबर हों ये तो कभी ज़रूरी था ही नहीं। ज़रूरी क्या था कि तीनों की सांद्रताएं कांस्टेंट रहें। इक्विलिब्रियम पे तीनों की सांद्रताएं बराबर हों ऐसा तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं आपको। मैंने यही बोला था कि इक्विलिब्रियम वो अवस्था होती है जब सांद्रताएं नियत हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। अब इसकी सांद्रता इतनी बनी रहेगी, इसकी इतनी बनी रहेगी, इसकी इतनी बनी रहेगी। इक्विलिब्रियम चल रहा है, बढ़िया शानदार इक्विलिब्रियम चल रहा था, हमने बीच में आकर डिस्टर्ब कर दिया। और हमारे डिस्टर्बेंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, हम चाहें जिस तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया? हमने PCl5 की सांद्रता को कम कर दिया, ये हमने किया। अगर हम PCl5 की सांद्रता को कम करेंगे तो क्या होगा, देखने वाली बात होगी कि हम अगर PCl5 की सांद्रता को कम करेंगे तो उससे क्या हरकत होगी। लेट्स सी। PCl5 की सांद्रता अभी कितनी थी सर? ये थी। मैंने PCl5 की सांद्रता कम करके कम करके कम करके कम करके ये वैल्यू कर दी यहाँ पे, ये देखो आप। अगर आप PCl5 की सांद्रता को कम करोगे तो रिएक्शन क्या करेगी? PCl5 की सांद्रता को बढ़ाना चाहेगी। बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। तो ऐसे केस में अगर मैं PCl5 की सांद्रता को कम करूंगा तो रिएक्शन PCl5 की सांद्रता को बढ़ाने के लिए किस तरफ शिफ्ट होना पसंद करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पसंद करेगी। बेटा अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो PCl5 की सांद्रता जो कम हो गई थी वो वापस से बढ़ना शुरू होगी। क्या बढ़ते 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 उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी? नहीं सर, ये तो आपने थोड़ी सिखाया, आपने तो बताया ना कि पहले जितनी नहीं हो पाएगी। तो बढ़ते 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 ऐसे हो गई, पर उतनी नहीं हो पाई जितनी पहले थी। Cl2 के साथ क्या होगा? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो Cl2 की सांद्रता घटेगी, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहा है। तो Cl2 की सांद्रता घटेगी 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 घटेगी। PCl3 के साथ क्या होगा? PCl3 की भी सांद्रता घटेगी क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, घटेगी 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 घटेगी, ऐसा कुछ होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिएक्शन पूरी तरह से क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अब समझने वाली बात क्या है? इस समय पे साम्यावस्था थी, जैसे ही आपने PCl5 की सांद्रता में कमी करी साम्यावस्था क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो अब यहां पे साम्यावस्था नहीं है। इस स्थिति में यहां से यहां के बीच में अब साम्यावस्था नहीं है। है क्या साम्यावस्था? अब नहीं है, अब आ गई वापस से। अब ये अपने इस वैल्यू पे स्टेबल हो गया, ये इस वैल्यू पे स्टेबल हो गया, ये इस वैल्यू पे स्टेबल हो गया।
अब वापस से रिएक्शन में क्या आ चुकी है, साम्यावस्था आ चुकी है। अब वापस से यू कैन से साम्यावस्था है। ऐसे, ठीक है। अब इस ग्राफ को कंटिन्यू करो। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इस पॉइंट पे Cl2 की सांद्रता बढ़ा दी, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कंटिन्यू करो, बनाओ भी और कंटिन्यू भी करो, फिर जब मैं बनाऊंगा तो चेक कर लेना। ऐसे 4 ऑप्शन में तुम्हें ग्राफ दे सकता है। बन गया, चेक करेंगे। Cl2 की सांद्रता बढ़ा दी, ये रहा Cl2, जिस भी पॉइंट पे था उससे उसकी सांद्रता बढ़ा दी, मान लो बढ़ा करके यहाँ पहुँचा दिया। तो रिएक्शन क्या चाहेगी, Cl2 की सांद्रता को कम करना। Cl2 की सांद्रता को कम करने के लिए वापस से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो जो Cl2 की सांद्रता बढ़ गई है वो कम तो हो जाएगी, पर पूरी तरह से उतनी नहीं हो पाएगी जितनी पहले थी। Cl2 की सांद्रता कम करने के लिए PCl5 को भी कम होना पड़ेगा रिएक्शन को बैक जाने के लिए, तो PCl5 भी कम हो जाएगा। और नहीं, PCl3 को कम होना पड़ेगा, PCl3 कम होगा, रिएक्शन करेगा ना वो, और PCl5 बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये जो स्टेट आपके सामने आई है इस पे साम्यावस्था नहीं है, और फिर वापस से साम्यावस्था आ जाएगी ऐसे। वापस से साम्य आ जाएगा। कितनों का सही था साहब? अगर ये भी गलत हो ना तो होली आ रही है, होली खेल के जिस पानी में खेलते उसी में डूब के मर जाना, क्योंकि इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगला प्रभाव देखने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज। कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट क्या पड़ता है।
प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट क्या पड़ता है। चलो देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट किस पर देख रहे हैं अपन, निकाय पर देख रहे हैं। पहले कैप्सूल लिखो, उसके बाद समझेंगे। नोट इट डाउन। जब साम्य निकाय का या साम्यावस्था निकाय का प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तब अभिक्रिया उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तब अभिक्रिया उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां गैस के कम मोल हो। जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको बढ़िया से। अब इसमें ऐसे ऑब्जर्व करो बेटा, यहां नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? आपने ऑब्जर्व किया, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के? 3 + 1 4। इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 2। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होता है? हम प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रेशर बढ़ाने का मतलब है आपने वॉल्यूम को कम किया है, आयतन को कम करके आप दाब को बढ़ा सकते हैं। क्या हम इस बात को समझते हैं कि अगर मैं आयतन, जैसे मान लो इतने हिस्से में गैस है, मैंने आयतन को कम कर दिया, तो वही गैस अब जाके दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर मारेगी, ज़्यादा प्रेशर मारेगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आयतन कम कर दो प्रेशर बढ़ जाता है, आयतन बढ़ा दो प्रेशर कम हो जाता है। दैट्स इट। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। हम जो करेंगे रिएक्शन को उसका अपोज करना है। तो अगर आपने दाब बढ़ाया है तो रिएक्शन दाब को कम करना चाहेगी। रिएक्शन दाब को कम करने के लिए उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। क्यों? क्योंकि अगर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो गए तो आयतन का जो प्रभाव हमने डाला है उसको हम नलिफाई कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हमेशा उल्टा करके सोचा करो। अगर रिएक्शन आगे जाती है तो क्या होगा ये सोचो,
रिएक्शन पीछे आती है तो क्या होगा ये सोचो। तुमने प्रेशर बढ़ाया, मान लो रिएक्शन आगे गई तो 4 मोल से बनेंगे 2 मोल, तो जहां पहले 4 अणु जाकर के टकरा रहे थे अब 2 टकराएंगे, तो दाब कम हो जाएगा। आपने बढ़ाया, रिएक्शन आगे जाकर के दाब को कम कर रही है। पर क्या हो अगर उल्टा हो, आपने दाब बढ़ाया और रिएक्शन अगर पीछे आ गई तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो और दाब लगेगा। ये तो हमें करना नहीं है, इसलिए हम ऑब्वियस ही बात बोल सकते हैं कि रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। इसलिए लिखा गया था कि गैस के कम मोल हों वहाँ पर रिएक्शन शिफ्ट होती है। अगर आगे कम हो तो आगे चली जाएगी, पीछे कम हो तो पीछे चली जाएगी। एक कंसेप्ट तो ये, उससे क्या होगा, अब रिएक्शन अगर आगे जाएगी तो N2 के मोल्स जो हैं वो कम होंगे। अगर मैं इतना पॉज ले लेकर के पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब कुछ है अभी इसके अंदर जो जो आपके दिमाग को समझना है, शायद इसलिए मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो फिजिक्स में एसएचएम में तो मैं इतना धीरे नहीं पढ़ा रहा था, कुछ रीज़न होगा ना, तो सुनो ध्यान से। N2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। H2 के भी मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि रिएक्शन आगे जा रही है। वेरी गुड। NH3 के मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। सही है, ओके। मोल्स और सांद्रता का कनेक्शन क्या होता है, डायरेक्टली N2 की सांद्रता भी, अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा, नई साम्यावस्था जो आएगी, नई साम्यावस्था पे क्या होगा, N2 की सांद्रता कम पाई जाएगी। नई साम्यावस्था पे क्या होगा, H2 की सांद्रता कम पाई जाएगी। नई सांद्रता पे क्या होगा, NH3 की सांद्रता कम पाई जाएगी। किसी के तोते उड़े लास्ट वाले में कि इसकी यहाँ मोल्स तो बढ़ रहे हैं, सांद्रता कैसे कम हो रही है, इसलिए आराम से पढ़ा रहा था। सुन लो अब आराम से प्यार से। वॉल्यूम आपने कम किया, सांद्रता दो चीज़ों पर निर्भर करता है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमेशा याद रखना, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम में सांद्रता पर जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा प्रभावी होता है, तो वॉल्यूम के हिसाब से सांद्रता को जज किया जाता है। तो आप जब तीनों की बात करो, आपने ओवरऑल कंटेनर का आयतन तो कम कर दिया ना, तो आपने कंटेनर का आयतन कम कर दिया तो 100% अगर आयतन कम हुआ है तो सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे नहीं सोचना है, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से नहीं सोचना है। नंबर ऑफ मोल्स तक तो केवल तभी सोचना है जब ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते वक्त ही आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में सोचना है कि भाई रिएक्शन उस, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, अगर आपने प्रेशर कम किया है तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। पर जब आप बात कर रहे हो सांद्रता की, नई सांद्रताओं के हिसाब से आंसर दे रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय आयतन होता है। इस मोल के साथ कुछ भी हो, आयतन ज़्यादा प्रभावी है। आयतन पे डिपेंड करती है सांद्रता, ज़्यादा हद तक, काफ़ी हद तक आयतन पे डिपेंड करती है। अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि ये हमने कॉलराउश के नियम में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो याद आ रहा है कुछ, कोई बच्चा लिंक कर पा रहा है कि कॉलराउश के नियम में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, वही चीज़ है। तो हमें प्रभाव देखना पड़ता है, किसका प्रभाव ज़्यादा आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो N2 की सांद्रता भी बढ़ेगी, H2 की सांद्रता भी बढ़ेगी और NH3 की सांद्रता भी बढ़ेगी। मोल से आपको सांद्रता को जज नहीं करना है, सांद्रता को जज आपको किससे करना है, आयतन से करना है। कॉपी कर लो अच्छे से। अब चिंता मत करो, अभी मैं इसका उल्टा भी बताऊंगा, एक बार और क्लियर करूंगा। ये वन शॉटिया में ये सब नहीं हो पाता ना, इसमें टाइम लगता है। रिएक्शंस को याद करना शुरू कर देना, एल्केन एल्कीन एल्काइन के रिएक्शंस को लर्न करके रख लेना। कभी भी क्लास ले सकता हूँ और कभी भी ओरली सुन सकता हूँ सारी रिएक्शंस सबसे,
उस दिन तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो कैमरा बंद करके चुपचाप बैठ रहना कोने में, या फिर कैमरा ऑन करके जवाब देना। और बदकिस्मती तुम्हारी सबकी शक्लें मेरे को याद हो गई हैं। जो हंस रहा है ना बड़े ज़ोर ज़ोर से, उसी से पूछूंगा रिएक्शन में, ठीक है। डोरेमोन, चलो इधर देखो आगे। N2 प्लस सेम ले लेते हैं रिएक्शन, अपन एक और रिएक्शन लेके समझ लेते हैं ना। इस सेक्शन में चेक करते हैं, चलो PCl5 गैसियस, इससे बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। चलो बेटा, अपने प्रेशर को कम किया, अब आप खुद जज कर लो सब कुछ, जो जो मैंने जज करने के लिए सोच सकते हो सब कुछ सोचो, किसका मोल्स कम होंगे, रिएक्शन कहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह सब कुछ जज कर लो। अब प्रेशर कम कैसे किया होगा, वॉल्यूम बढ़ा करके। मतलब एक तरह से प्रेशर जो निकाय का था उसको कम किया है। हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिस्टम लिख दिया था स्टार्टिंग में। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आगे जाके आपको समझ में आएगी कि सर सिस्टम क्यों बोल रहे थे। ओरली भी जज कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप ओरली भी इसको जज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए लेट्स हैव अ लुक। नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो बेटा। PCl5 गैसियस, इससे बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। नाउ इफ यू विश टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ मोर नंबर ऑफ मोल्स हैं। मोर नंबर ऑफ मोल्स हैं बेटा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 1 2 है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए इधर खेलते हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या चाहेगा, प्रेशर को बढ़ाना। तो अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो तो वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स, पूरा इंग्लिश ही हो गया ये तो चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज़्यादा है, रिएक्शन वहां जाएगी जहां गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा गैस बने और ज़्यादा प्रेशर लगे, तो हमने जो प्रेशर कम किया है उसका क्या हो सके, मुकाबला किया जा सके। ठीक है अजय, तो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, इशारों से बताओ सब लोग, आगे पीछे, वेरी गुड, रिएक्शन जानी चाहिए फॉरवर्ड, तो रिएक्शन ऐसे केस में जाएगी फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 के साथ क्या होगा, कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 के साथ क्या होगा बेटा, सोचो सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 बढ़ेगा। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 के साथ क्या होगा, सर वो भी बढ़ेगा। जब रिएक्शन आगे जाएगी तो ऐसा होगा। सांद्रता के साथ क्या होगा, सर सांद्रता PCl5 की, सांद्रता PCl3 की और सांद्रता Cl2 की नए साम्यावस्था पर, नई साम्य स्थिति पर, नई साम्य स्थिति पर क्या होगा, जस्ट टेल मी। इसके हिसाब से देखेंगे क्या, नहीं ये गलती नहीं करनी। सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बटा आयतन, तो किसके हिसाब से देखना, आयतन के हिसाब से। प्रेशर कम किया मतलब आयतन बढ़ाया होगा, आयतन बढ़ाया तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी, तीनों की सांद्रता कम होगी, इसकी भी कम होगी, इसकी भी कम होगी, इसकी भी कम होगी। तो सांद्रता के बेस पर इसको जज करना है। कितनों का सही, अब एग्जाम में भी सही होना चाहिए, ठीक है, ओके। एक रिएक्शन देता हूं, अब आप इसमें बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे कि कहाँ रिएक्शन शिफ्ट होगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्या होगा रिएक्शन के साथ,
हाँ विवेक बाबू बोलिए। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पड़ गया तो? नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो सब मोल सांद्रता सब कांस्टेंट रहेगा? हम्म, हाँ बिल्कुल। हम्म, चलिए फोन रख दीजिए, -1। देखो साहब, डेल्टा एन जी 0 है इसके लिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने इधर हैं 2 गैस के, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इधर हैं 2 गैस के। मतलब रिएक्शन को प्रेशर बढ़ाने कम करने पे कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर अपन, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 आप लिख भी सकते हैं इस बात को, ठीक है, परंतु प्रेशर बढ़ा है मतलब आयतन तो कम किया है ना, तो सांद्रता होता है, आयतन कम किया है सांद्रता बढ़ेगी, सभी गैसेस की सांद्रता बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर सांद्रता तो सभी की बढ़ जाएगी। तो अगर मुझे सवाल देना होगा एडवांस में या फिर मेंस में, मेंस में तो नहीं, मेंस वाले तो इतना नहीं करते, पर एडवांस में सवाल देना होगा तो मैं असर्शन रीजन में इस तरह का सवाल डालना पसंद करूंगा, जहां बच्चा डायरेक्ट डेल्टा एन जी बराबर 0 देख करके बोल देगा कोई प्रभाव नहीं और इसको मिस कर जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको एडवांस के लिए याद रखने हैं, ठीक है। चलो, सांद्रता अलग चीज है। सांद्रता का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल कितने आयतन में उपस्थित है, ये सांद्रता का मतलब है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम को प्रभावित कौन करता है? इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है कि जो हमने किया है उस पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन में कुछ ऐसा हो नहीं सकता जिससे रिएक्शन प्रेशर को कम कर सके, तो शिफ्टिंग नहीं होगी इधर उधर, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। बट अभी मैं आपको बोलूं कि तुम किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर सकते, मैं तुमको बेड़ियों से बांध रखा है और उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे का आयतन कम करता जाऊं, तो तुम भाग नहीं सकते, रूम में इधर उधर नहीं जा सकते, पर इससे ये थोड़ी होगा कि तुम्हारा आयतन कम नहीं होगा। तुम्हारा आयतन कम हो रहा है तो तुम्हारे द्वारा घेरा गया एकांक आयतन का जो हिस्सा है वो तो कम हो रहा है ना, तो सांद्रता तो प्रभावित होगी होगी ना। तुम मूवमेंट नहीं कर सकते, उससे क्या मतलब है? ऐसा, पहले इतना आयतन था, इतना हो गया। अब हेडिंग लगाओ, ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड और लिक्विड अवयव उपस्थित हों, ऐसा साम्य जिसमें सॉलिड एवं लिक्विड अवयव उपस्थित हो। ऐसा साम्य जिसमें सॉलिड और लिक्विड अवयव उपस्थित हो। चलिए लिखें, यदि ऐसे किसी निकाय का दाब बढ़ाया जाता है, यदि
ऐसे किसी निकाय का ऐसे किसी निकाय का दाब बढ़ाया जाता है तब रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी, तब रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां ज़्यादा डेंस अवयव है, मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है, जहां डेंस अवयव है। तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होना पसंद करेगी बेटा जहां पे डेंस अवयव है। अब काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, सुनने में अच्छी लगती है, हालांकि समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, बट एग्जाम्पल से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आपको एक बात पता होगी कि सामान्यतः ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है द्रव से। इसका उल्टा भी याद रखना कि दाब कम करेंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जो कम घनत्व जहां पर है, इसका उल्टा भी याद रखना। हाँ, तो सामान्यतः बेटा जो सॉलिड होते हैं ना उनका घनत्व कम होता है लिक्विड से, सामान्यतः, जनरली, इन जनरल। एक ऐसा सॉलिड भी है जिसका घनत्व उसके द्रव से ज्यादा है, वो तो होता ही, उल्टा बोल रहा हूं। एक ऐसा सॉलिड भी है जिसका घनत्व उसके द्रव से कम है। एक ऐसा सॉलिड भी है जिसका घनत्व, मैंने बोला शायद सही था, लिख गलत दिया, ये हमेशा, ये सामान्यतः ये होता है। एक ऐसा सॉलिड भी है जिसका घनत्व उसके लिक्विड से कम है। एक ही है ऐसा दुनिया में। कौन? बर्फ को पानी में डालते हैं तो कौन ऊपर तैरता है? तो पानी एक ऐसा सॉलिड है, पानी एक ऐसा मतलब पदार्थ है जिसकी जो ठोस अवस्था है ना उसका घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है, बाकी किसी के लिए ऐसा नहीं होता, सामान्यतः, इन जनरल बताऊंगा आपको, तो इसको याद रखना है। चलो ठीक है, अब थोड़ी केमिस्ट्री समझते हैं। एक पदार्थ है जो कि ठोस है और ठोस से वही पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, साम्यावस्था आ चुकी है। बातें बंद, इधर ध्यान देंगे, मतलब लिखना बंद, इधर ध्यान दो। प्रेशर अगर ऐसे केस में बढ़ाऊं तो क्या होगा? सामान्यतः सर आपने बताया था ना कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाती है जहां पे घनत्व ज़्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी इसमें? हाथों के इशारों से बताओ, पीछे, वेरी गुड। तो ऐसे केस में रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड, हमारे वाले केस में। एक ऐसी चीज, एक ऐसा तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। तो अच्छा खासा ठोस जो है वो लिक्विड में बदल रहा था, गलनांक था। अब मैंने क्या किया, दाब बढ़ा दिया, दाब के बढ़ाने से रिएक्शन पीछे आने लग गई, तो जो थोड़ा बहुत लिक्विड गल रहा था वो भी वापस किस में कन्वर्ट होने लग गया? सॉलिड में। अब ऐसे केस में आपको उसको वापस गलाना है तो पहले से ज्यादा तापमान देना पड़ेगा, मतलब गलनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। मुझे नहीं पता सवाल कैसे पूछेगा, बहुत अलग अलग तरीके से कंसेप्ट को घुमा घुमा के आप सवाल पूछ सकते हैं, पर इतनी गारंटी है कि इससे बाहर सवाल नहीं आएगा जितने कंसेप्ट अपन ले रहे हैं।
ठीक है, चलिए साहब, तो ये एक जनरल अप्रोच है, इसको लिख के रख लो। बाकी थोड़ी बहुत किस्मत भी होती है, फिर किसी किसी का सेट भी टफ आ जाता है ना। कोई कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाता है, उसमें 99 परसेंटाइल, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर 20 परसेंटाइल। और ये तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह भी नहीं है कि खूब समय मिलेगा। बट कोई नहीं, मेहनत करो, तुम तो मस्त रहो। चलिए साहब, अगर यही पानी होता तो क्या करते? पानी को पिघाला जा रहा है, प्रेशर बढ़ा दिया, क्या होगा भाई? पानी रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पे मीडियम डेंस ज़्यादा है, तो डेंसर की तरफ शिफ्ट होना पसंद करेगी रिएक्शन, तो रिएक्शन डेंस की तरफ जाएगी। डेंस कौन है? पानी के केस में लिक्विड डेंस है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब जहां पहले पानी पिघल रहा था, मेल्ट हो रहा था, अब और ज़्यादा मेल्ट होने लग गया, तो तुम्हें ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा कम टेम्परेचर भी दोगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि रिएक्शन आगे जाकर के पानी को पिघालना शुरू कर देगी। तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पानी के केस में मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, बाकी सब के लिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लॉजिक पता होना चाहिए, ये सब धुंधला हो जाएगा एग्जाम में जाकर के, सब कुछ धुंधला हो जाएगा। याद केवल क्या रहेगा? प्रोसेस याद रहेगा, और कुछ याद नहीं रहेगा, यकीन मानो। अब एक सवाल तुम्हें देता हूं करने के लिए। कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है, ग्रेफाइट, और कार्बन हीरे की फॉर्म में है। व्हाट डू यू थिंक? प्रेशर बढ़ाने पे क्या होना चाहिए? कोई बोलना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा इस केस में क्या होगा? पूरा एनालिसिस देना पड़ेगा, सोच लो। अजय, बोलो अजय, क्या होगा इसमें? सर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हीरा भी ग्रेफाइट से हल्की होता है। कौन सी भाषा बोलो, धीरे धीरे बोलो। मैं बोला सर इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट दोनों से हल्की तो होता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, गंदी बात नहीं बोलते। कहाँ जाएगा? जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। हीरे की डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व जो होता है ना, वो हीरे का ज़्यादा होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, तो ज़्यादा घनत्व जिसका है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा घनत्व किसका है? हीरे का, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। जो ये ऐसे एक दूसरे में बदलते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए पहले से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। एक दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए पहले से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, क्योंकि जो आपने स्थिति बना रखी है वो बिगड़ती जाएगी, तो उसको वापस मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे केस में ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। बढ़िया, चलो देख लो। और ट्रांजिशन टेम्परेचर भी किसका बढ़ता है? एग्जैक्टली दोनों में से बताना चाहूं तो किसका बढ़ जाता है? ग्रेफाइट से हीरा तो अपने आप बन जाएगा, हीरे से ग्रेफाइट का बढ़ जाता है। हीरे से ग्रेफाइट बनाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे आप बोल सकते हो मोर स्पेसिफिकली। डन। प्रियांशु कुछ बोला था, कहाँ चला गया? हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बोलो।
सर स्टार्टिंग के पॉइंट रिपीट कर दीजिए, जो वाटर वाला था, सॉलिड लिक्विड का। देखो सुनो, ये यहाँ पानी पानी यहाँ वाला। हाँ सुनो, पानी का जो घनत्व होता है ना, वो लिक्विड का ज़्यादा होता है, ठोस का कम होता है। जैसे आइस क्यूब्स आपने पानी के ऊपर तैरते हुए देखे होंगे, तो आइस क्यूब्स पानी के ऊपर इसलिए तैरते हैं क्योंकि आइस क्यूब का घनत्व पानी से कम है, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। तो अब यहाँ देखें तो घनत्व इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहाँ जाएगी जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, और क्योंकि जल के केस में लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होता है तो रिएक्शन आगे आएगी। अब रिएक्शन आगे आएगी तो ठोस से द्रव बन रहा है, मतलब गल रहा है, तो गलनांक आसानी से हो रहा है। और गलनांक आसानी से हो रहा है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम टेम्परेचर भी होगा तो काम चल जाएगा, इसलिए गलनांक कम हो रहा है। जबकि यहाँ पे गलनांक बढ़ रहा था क्योंकि उल्टा हो रहा था इसका। गॉट इट? चलिए, थोड़ा दिमाग को भुनाने का काम अभी और करना बाकी है, अगले इस पॉइंट पे चलते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल का नेक्स्ट पॉइंट जान है इस चैप्टर की, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ध्यान रखना। बोर्ड लेवल पे तो बहुत फुद्दू तरीके से पढ़ा दिया जाता है इसको, बाकी यहाँ इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हेडिंग लिखें, इनर्ट गैस का प्रभाव। इनर्ट गैस का प्रभाव। इसमें भी दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, नियत आयतन एवं तापमान पर। नियत आयतन एवं तापमान पर। आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक, समतापीय समदाबीय, थर्मोडायनेमिक्स की टर्म्स हैं। आपको क्या मतलब, मस्त रहो आप तो। जैसे एक बढ़िया इक्विलिब्रियम चल रहा है जीवन में, PCl5 गैसियस बढ़िया से खुश होकर के PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस बना रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है एकदम शानदार वाला, PCl3 Cl2 PCl5, मस्त एकदम, जीवन में बड़ी शांति है। हमने बाहर से कोई इनर्ट गैस मिला दी। इनर्ट गैस मिलाने का मतलब समझते हो क्या होती है इनर्ट गैस? हमारे दिमाग में तो एक ही आती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, है ना। हीलियम गैस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसी कोई भी गैस जो इससे इससे और इससे अभिक्रिया ना करे वो इस सिस्टम के लिए इनर्ट होगी। आपके एग्जाम में सवाल किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन डाल दिया ऐसा नहीं बोलेगा, वो कोई अजीब सी गैस का नाम दे देगा कि ये गैस मिला दी। अब आपको थोड़ा अपने इनऑर्गेनिक का दिमाग लगा के देखना है कि क्या वो गैस इससे इससे और इससे, या जो भी सवाल आपको दे रखा है, जो भी रिएक्शन आपको दे रखी है, उसमें अभिकारकों और उत्पादों से अगर क्रिया नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो आपके इस सिस्टम के लिए इनर्ट गैस है। डन। तो इनर्ट गैस की डेफिनेशन यहाँ पे ऐसी है। चलो, आयतन एकदम नियत है, तापमान एकदम नियत है, मतलब हमने जो डब्बा था, अगर इतना बड़ा डब्बा था तो इतना बड़ा डब्बा है, उसी में आपका सारी गैसेस थी। ये PCl5 भी उसी में था, PCl3 भी उसी में था, Cl2 भी उसी में था। इसमें हमने मान लो हीलियम ऐड कर दी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हीलियम ही थी, आपने ऐड कर दी हीलियम। हीलियम को ऐड करने के बाद क्या बदला, सोचते हैं। रिएक्शन केवल तभी शिफ्ट होती है जब उसका K चेंज हो जाए। अब आपने अगर बाहर से H2 मिलाया, हीलियम मिलाया, तो ये क्या चीज़ है, PCl5 की सांद्रता किस पर डिपेंड करती है? किसी की भी सांद्रता किस पर डिपेंड करती है? सांद्रता डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय आयतन पे। क्या इन दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हुई क्या जब अपन ने हीलियम को ऐड किया?
जितना PCl3 पहले था, जितना PCl5 पहले था, जितना Cl2 पहले था, अभी भी उतना ही PCl3 है, उतना ही PCl5 है, उतना ही Cl2 है। पहले जितना आयतन था उतना ही आयतन अभी है। क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे हीलियम को ऐड करने के बाद PCl5 Cl2 और PCl3 में नो चेंज। अगर इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ तो साम्यावस्था पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे यू कैन से कि साम्यावस्था पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और चीज, प्रेशर सिस्टम का बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? प्रेशर के बारे में क्या कहना चाहते हो? वेरी गुड बेटा, जो भी कह रहे हैं बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हीलियम गैस तो ऐड होगी ना, उतने ही आयतन में आपने गैस तो ऐड कर दी। हाँ, प्रेशर पूरे सिस्टम का जरूर बढ़ जाएगा, बाकी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा कंसेप्ट था, नोट कर लीजिए। तो गैस अगर ऐड करेंगे नियत आयतन पे और नियत तापमान पे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने नियत तापमान और नियत दाब पे ऐड कर दिया तो पंगा हो जाएगा। वो पंगा अपन अगले उसमें देखते हैं। जस्ट कॉपी कर लो। डन। केस 2। मजा तो केस 2 में ही आएगा। कैसे आएगा देखिएगा। लेट्स सी बेटा कैसे मजा आएगा। केस 2 कुछ ऐसा है कि इनर्ट गैस को ऐड किया है, नियत दाब तथा नियत ताप पर। लिखना बंद, सुनना शुरू। PCl5 से बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए Kc का वैल्यू कितना है? वही सर PCl3 Cl2 PCl5, वही है सर जो होना चाहिए। दिस इज द वैल्यू। बहुत खुशी की बात है। आगे देखिए, अब आपने क्या किया, पहले से गैसेस कौन कौन सी थी? PCl3 थी, Cl2 थी, PCl5 थी। नियत दाब का मतलब क्या होता है? अब धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स की तरह सोच डेवलप करना शुरू करो अपनी। अब अपन थर्मो KDG की तरफ जाने वाले हैं, तो हमें उस तरह से सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब नियत दाब का मतलब क्या है? प्रेशर को तुम कैसे कांस्टेंट रख सकते हो? अगर तुम जैसे मान लो पहले आयतन ये था, अगर तुमने हीलियम गैस ऐड कर दी तो हीलियम गैस तो दीवारों से जाकर के टकराएगी, आयतन तो अगर उतना ही है तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। पर सवाल में आपने क्या रखा है कि प्रेशर आपको फिक्स रखना है, तो जो बढ़ा हुआ प्रेशर है उसको कम करने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई पिस्टन जैसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ताकि जब हीलियम गैस आकर के एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए तो हम पिस्टन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ताकि हीलियम गैस का एक्स्ट्रा प्रेशर वो थोड़े बड़े हुए आयतन में फैल जाए और दाब नियत रहे। एग्रीड? टोटली एग्रीड? बढ़िया। मतलब नियत दाब का मतलब ये होता है कि नियत दाब का मतलब अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे, नियत दाब पर इनर्ट गैस को ऐड करने का मतलब है आयतन बढ़ जाएगा। बस यही प्रॉब्लम है। आयतन के बढ़ने से क्या होगा? PCl5 की सांद्रता कम हो जाएगी, PCl3 की सांद्रता भी कम हो जाएगी और Cl2 की सांद्रता भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सांद्रता होता है मोल बटा आयतन। अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता कम हो जाएगी। लिखो मत, सुन लो पहले। सांद्रता कम हो जाएगी तो कम कम कम, घटा घटा घटा, यहाँ 2 बार घटा या 1 बार घटा, तो जहां 2 बार घटा उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा ना। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ कमी कमी कमी,
तो जहाँ ज़्यादा कमी वहाँ इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ कमी कमी ज़्यादा हो रही है तो Kc का मान कम हो जाएगा, मतलब Q जो है वो K से कम आ जाएगा। Q K से कम आएगा तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जब Q K से कम आता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। फॉरवर्ड में कौन है, PCl3Cl2। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इस केस में रिएक्शन उस तरफ आएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ऐसा लग रहा है तुम्हारा एकदम से तुम्हारे शरीर में से रूह बाहर निकाल दी गई हो। चलो देखो वापस समझो बेटा, आयतन बढ़ रहा है ना, तो आयतन के बढ़ने से क्या हो रहा है, सांद्रता कम हो रही है, तो तीनों की सांद्रता कम हो गई। अब देखो आप समझो, यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा कमी आ रही है, कमी नीचे वाले पोर्शन में भी आ रही है। अगर नीचे वाले पोर्शन के हिसाब से देखें कमी आ रही है तो ये बढ़ना चाहिए, इसमें कमी आ रही है तो ये कम होना चाहिए, पर यहाँ पे दो चीज़ों में कमी आ रही है, इसमें अकेले में कमी आ रही है, तो जहाँ ज़्यादा कमी है वो डोमिनेट करेगा, तो इसलिए ये डोमिनेट कर रहा है। इसके हिसाब से Kc के मान में क्या हो रही है, कमी, तो Q किससे कम हो गया, Kc से। जब Q Kc से कम होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। तो आप कंसेप्ट जब याद कर रहे हो तो ऐसे याद कर लो, अगर नियत दाब के ऊपर इनर्ट गैस को ऐड किया जाता है और प्रेशर, तो रिएक्शन उस तरफ जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। ऐसे याद कर लेना, है ना, रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की ओर, रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की ओर जाती है, रिएक्शन ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स की ओर जाती है, ऐसा है। एक और कहानी का ट्विस्ट है छोटा सा, वो भी देख लो। नियत दाब तो है, सिस्टम का दाब नियत है, सभी गैसेस का आंशिक दाब जो है वो तो कम हो जाएगा ना, पूरे सिस्टम का दाब नियत है पर आंशिक दाब तो कम हो जाएगा ना। कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे मान लो पहले 3 लोग थे, 10 10 10 30 प्रेशर आ रहा था, अब आपने हीलियम मिला दिया, तो हीलियम के मिलाने से मान लो उसका प्रेशर हो गया एक्स्ट्रा 10 या उसका प्रेशर हो गया एक्स्ट्रा 12, तो उसके 12 प्रेशर को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, आयतन बढ़ा दिया। तो आयतन बढ़ाने से क्या हुआ, इसका इसका और इसका तीनों का प्रेशर 4 कम हो गया, तो टोटल अभी भी 30 आ रहा है। तो टोटल प्रेशर तो उतना ही है, पर इनका जो आंशिक दाब था गैसों का वो तो कम हो जाएगा ना। तो ऐसे भी बोल सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि गैसों का आंशिक दाब कम हो जाता है, टोटल दाब नियत है पर हर एक गैस का आंशिक दाब तो बेटा कम हो ही जाएगा। जिसको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ रहे हैं ना, वो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छा खेलने वाला है, याद रखना। तो सांद्रता कम हो रही है पहली बात तो सबकी, और सबका आंशिक दाब कम हो रहा है, दो चीज़ें कम हो रही है, ध्यान रखना है। ये इसका मेन कैप्सूल्स है इस टॉपिक के। आज काफ़ी कुछ है आपके पास रिवाइज करने के लिए। चलो दोस्तों, लास्ट टॉपिक, ली चैटलियर प्रिंसिपल का लास्ट पार्ट, तापमान का प्रभाव। बेहद आसान है, एक लाइन में ख़त्म हो जाता है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत फर्जी है। तो 2 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, सर एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, नहीं शोषी, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट ऊष्मा लेकर के प्रोडक्ट बनाता है, और ऊष्माक्षेपी वो होती है जिसमें रिएक्शन के साथ ऊष्मा मुक्त होती है। अब इसमें छोटा सा लॉजिक है, वो समझ लो, वैसे तो मैं खुद ही देखते ही क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए तापमान बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन तापमान को कम करना चाहेगी।
अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो तापमान का प्रयोग करके उत्पाद बनेगा, तो जो तापमान आपने बढ़ाया उसका प्रयोग करके वो उत्पाद बना देगा। अगर पीछे आती है तो और ऊष्मा जनरेट होगी, तो आपने तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन तो उल्टा करना चाहती है, तो ऐसे केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड, ताकि जो आपका बढ़ाया हुआ तापमान है उसको वो कम कर सके। कम करोगे तो बढ़ाने के चक्कर में पीछे आ जाएगी। आप तो कोई एक पॉइंट याद कर लो, यहाँ पे यहाँ तापमान बढ़ाओगे तो रिएक्शन तापमान को कम करना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तापमान बन रहा है तो आगे तो रिएक्शन नहीं जाना चाहती, रिएक्शन पीछे आएगी ताकि आपने जो तापमान बढ़ाया है उसको खा करके वो पीछे आ सके। तो ऐसे केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो अगर हमारे पास छोटे मोटे लॉजिक्स हैं तो हम सवालों को भी निपटा सकते हैं, कंसेप्ट्स को भी निपटा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर की थोड़ी थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट बाकी हैं, जैसे कि गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, डेल्टा जी का फॉर्मूला हो गया, वो थोड़ा सा आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अपन, उसके बाद हम इसको एक बार वापस से लेकर के छोटा मोटा पोर्शन बचा है, वी विल फिनिश दैट। डन। अब आप चाहें तो धमाधम शीट कर सकते हैं, जो आपके पास कैप्सूल बुक है उसमें सवाल है आप लगा सकते हैं, सारे आपसे बनेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ बेटा बोलो। वो जो अक्रिय गैस वाला फर्स्ट केस है, कौन सा वाला? जब हम अक्रिय गैस वाला फर्स्ट केस, ये वाला? हीलियम नहीं, अच्छा, हीलियम मिलाया इसमें। हाँ 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 आते हैं, हाँ ठीक है बोलो। तो इसमें जब हमने गैस मिलाई बाहर से, तो पहले वाली गैसों का आंतरिक दाब तो कम हो जाएगा ना, और टोटल गैस का दाब बढ़ जाएगा, मतलब सिस्टम का दाब बढ़ जाएगा, लेकिन पहले वाली तीनों गैसों का आंतरिक दाब कम हो जाएगा। तो केपी तो घट जाएगा ना इस हिसाब से। कैसे कम हो जाएगा प्रेशर? एक बात बताओ मेरे को, आपने बाहर से नियत आयतन के ऊपर आपने गैस को मिला दिया, जैसे मान लो, तो हर पर्टिकुलर गैस के लिए जो पहले आयतन अवेलेबल था वो तो कम हो गया ना, हर गैस के हिसाब से देखें तो। ऐसा समझो इस कमरे के अंदर 10 मॉलिक्यूल हैं, मैंने कमरे के अंदर 5 मॉलिक्यूल और ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल जाके दीवार से टकराएंगे। मतलब जो पहले से गैसें उपस्थित थी, इनका मोल फैक्टर तो कम हो जाएगा ना हीलियम मिलाने के बाद। मोल फ्रैक्शन कम होगा तो इनका आंशिक दाब कम होगा। इनका जब आंशिक दाब कम होगा तो जब हम केपी लिखेंगे तो ऊपर वालों का भी आंशिक दाब कम होगा और नीचे वालों का भी, तो केपी हमारा घट जाएगा। केपी कैसे घट सकता है? केपी को घटाने के लिए देखो, आंशिक दाब का जो सम आना है ना, एट द एंड जो प्रेशर का सम आना है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। हाँ डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली अगर केपी को, केवल केपी के बारे में बात करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, पर केसी पर कोई प्रभाव नहीं, केसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा? कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए दो चीज़ चाहिए, प्रेशर का कंसंट्रेशन से कोई कनेक्शन ही नहीं है इस केस में। जब केपी घट जाएगा तो रिएक्शन मतलब इक्विलिब्रियम में तो शिफ्ट होगा ना। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब PCl5 से PCl3 और Cl2 बन रहा है, एक कंटेनर में आपने गैसेस को ले लिया, यहाँ पर ये 3 गैसें पहले से मौजूद थी, आपने एक गैस को और ऐड कर दिया। देखो गैसेस का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, अगर नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, जितनी भी नॉन रिएक्टिव गैसेज, मान लो यहाँ पे 4 नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं, तो चारों के चारों वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उस प्रेशर एक्सर्शन में जो कमी आती है ना, वो उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण आती है। अगर उनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है तो उनका आंशिक दाब चेंज होना ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है अपने आप में। वैसे तो भाई हर गैस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करती है, अगर हर गैस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रही है तो जितनी भी सारी की सारी गैसेस हैं, उन सभी गैसेस के आंशिक दाब को आप कैसे चेंज कर सकते हो? आंशिक दाब तो तब चेंज होगा ना, पहले इस गैस के पास, क्योंकि अपन ऐसे नहीं देखते, देखो मैं आपको समझाता हूँ, अपन ऐसे नहीं देखते कि PCl5 हीलियम की उपस्थिति में उसके पास कम आयतन है, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी नहीं देखा जाता। PCl5 के पास उतना ही आयतन है जितना हीलियम के पास है, उतना ही PCl5 के पास है, उतना ही Cl2 के पास है,
ये आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं कर रही हैं, तो एक दूसरे का आयतन भी नहीं खाती हैं। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि ये आपके पास पहले की स्थिति थी, आपके पास 3 गैसें थी, PCl3, PCl5 और Cl2। आपने जैसे ही क्या किया, इसके अंदर बाहर से कोई गैस मिलाई, बाहर से गैस मिलाते ही क्या हुआ, इसने आकर के एक्स्ट्रा दाब लगाया, उस एक्स्ट्रा दाब के कारण प्रेशर चेंज हो गया। उस प्रेशर चेंज को बराबर करने के लिए हमको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ गया, तो अब PCl3 के लिए पूरा वॉल्यूम है, अब PCl5 के लिए भी ये पूरा वॉल्यूम है, हीलियम के लिए भी ये पूरा वॉल्यूम है, Cl2 के लिए भी ये पूरा वॉल्यूम है। समझ रहे हो? तो सबके लिए वॉल्यूम जो हो गया चेंज हो गया, इसलिए सबके आंशिक दाब सेम हो गए, बट सबको ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर उतना ही आ रहा है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में PCl5 का जितना प्रेशर पहले था, Cl2 का जितना था, PCl3 का उतना ही था। हमने जैसे इसके अंदर हीलियम को ऐड किया, हीलियम को ऐड करते ही क्या हुआ, हीलियम ने आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो हीलियम ने जैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कंट्रीब्यूशन देते ही क्या हुआ, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीज हो गया। पर आप इन तीनों के प्रेशर में चेंज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये चीज है, क्योंकि इन तीनों का प्रेशर यहां पुट हो रहा है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे आप। अगर गैसें आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, कैसे, मतलब पहले सिस्टम के अंदर 3 गैसें थी, हम्म, उसके हिसाब से किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और उसका डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हर कंडीशन पे अप्लाई नहीं होता, यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फेल हो जाता है। उसी के बेस पे आंसर करना चाह रहे हो ना केवल, तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको इनर्ट कह रहे हैं, इसलिए हम उसको इनर्ट कह रहे हैं। एक बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं, फिर इस केस को और डिस्कस कर लेंगे, तो बेटर एक्सप्लेनेशन आ पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये सारी कहानी है। अब एक काम करना है आपको, थोड़ा बहुत रिवीजन करके आना है अच्छे से इन सब से कंसेप्ट्स का, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम या तो थर्मो स्टार्ट करेंगे या KTG स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा और बेहतर समझेंगे गैसेस को, डॉल्टन के पार्शियल प्रेशर को समझेंगे, वो कहाँ अप्लाई प्रॉपर्ली हो पाता है, कहाँ नहीं हो पाता है, इस पॉइंट को एक बार वापस ले लेंगे। ठीक है, चलो, ओके। और कोई डाउट है किसी को? हाँ प्रियांशु बोलो। एक मिनट, बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा रिपीट कर दीजिए, जो केस थर्ड था, नियत दाब एवं नियत ताप वाला, लास्ट एकदम पॉइंट। नियत दाब के ऊपर क्या होता है, नियत दाब पे क्या होगा, दाब को नियत रखने के लिए आयतन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आयतन बढ़ा दिया तो सांद्रताएं कम हो जाएंगी, सांद्रताएं अगर कम हो जाती हैं तो सांद्रताओं के कम होने के केस में जो रिएक्शन है वो उस तरफ शिफ्ट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके ज़्यादा है। क्यों, समझाता हूँ। अगर सांद्रता कम हो जाती है इन तीनों की, तो यहाँ पे केसी के एक्सप्रेशन में आ जाओ, सांद्रता कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, जहाँ ज़्यादा कम हो रही है उसके हिसाब से केसी डिपेंड करेगा, तो केसी इन दोनों के हिसाब से डिपेंड करेगा। ये दोनों केसी को कम कर देंगे, मतलब जो क्यू होगा वो केसी से कम होगा, क्यू केसी से कम हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ऐसा है लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला। सब गैसों का आंशिक दाब कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जैसे आयतन बढ़ा दिया, हर एक गैस के पास जितना आयतन था वो बढ़ गया, हर एक गैस के पास जितने पहले हर एक गैस इतने आयतन में थी, अब आयतन बढ़ गया, हर एक गैस का आयतन बढ़ गया, ऐसे ना। और बस ये 2 पॉइंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है।